So students, in the previous video we have learned about the Woods dispatch. This is part 3 of your video in which we would study the features of Woods dispatch. Now the features of Woods dispatch. First feature is the provinces would now have educational department set up in them. अब जितने भी provinces थे, states थी, उन सब में क्या सेटअप हो चुके थे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स. ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स नेमली बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा वुड हैव अ यूनिवर्सिटी सेटअप इन इट. अब हर प्रेसिडेंसी टाउन में क्या सेटअप थी? यूनिवर्सिटीज़. गवर्नमेंट ग्रांट्स वुड ऑल्सो बी ग्रांटेड टू द प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जितने भी प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करा रही थी? ग्रांट्स. द इंडियन एजुकेशनल सर्विस वुड बी इंट्रोड्यूस्ड विच वॉज अ न्यू सर्विस टू एड इन रिक्रूटिंग क्वालिफाइड टीचर्स फॉर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया. अब नए इंडियन एजुकेशनल जो सर्विस था उसके अकॉर्डिंग जितने भी टीचर्स यहाँ पे रिक्रूट होंगे वो कैसे होंगे? क्वालिफाइड होंगे. एवरी डिस्ट्रिक्ट वुड हैव एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल फॉर चिल्ड्रन. हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होना नेसेसरी है. इंग्लिश वुड बी अ मीडियम ऑफ टीचिंग एंड ऑल्सो लोकल लैंग्वेजेस वुड बी टॉट टू द स्टूडेंट एट बोथ स्कूल एंड कॉलेज लैंग्वेज. जो मीडियम होगा टीचिंग का वो होगा इंग्लिश, और जो लोकल लैंग्वेजेस होंगी वो भी आप साथ में टॉट की जाएगी इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन. अब जब वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट की जा रही थी तो उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल था? द क्रिश्चियन मिशनरीज बिलीव दैट द वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प रिमूव मैनी ऑफ द सोशल एविल्स प्रिवलेंट इन द कंट्री एंड ऑल्सो हेल्प टू कन्वर्ट मैनी ऑफ द पीपल टू क्रिश्चियनिटी. मेन एम था क्रिश्चियन मिशनरीज का कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में कन्वर्ट कर लें अपना धर्म. दे कन्वर्ट द रिलीजन इनटू क्रिश्चियनिटी. वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो अब कौन सा धर्म मानने लगे? क्रिश्चियनिटी को वो लोग प्रिवलेंट करें इन देयर एस्पेक्ट्स. तो ये लोग चाहते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है, अब जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हम अप्लाई करेंगे इंडिया में, उससे बहुत ज़्यादा जो एविल्स प्रेजेंट है इंडिया में वो रिमूव हो सकते हैं. आफ्टर 1857 द ब्रिटिशर्स वर रिलक्टेंट टू सपोर्ट मिशनरीज एक्टिविटीज़ डायरेक्टली. 1857 के बाद जो ब्रिटिश थे वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे थे मिशनरीज को. They felt that any strong attack on local custom, practice, belief, tradition, religious idea might create suspicion among the people. ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगर वो डायरेक्टली किसी को अटैक करते हैं, किसी की जो रिलीजियस फीलिंग्स है, उनके जो प्रैक्टिसेस है और कस्टम्स है, तो उससे लोगों के बीच में क्या आ जाएगा? एक सस्पिशन क्रिएट हो जाएगा. मिशनरीज रिमेन बैंड इन इंडिया टिल 1813. और इसीलिए मिशनरीज 1813 तक इंडिया में क्या रही? बैंड रही. बट दे एस्टेब्लिश दैमसेल्व्स एट दानिश स्टेशंस इन मद्रास. लेकिन इन्होंने मद्रास और कैलकाटा में अपने सेटअप कर लिए थे इंस्टीट्यूशंस. ओवर द 19th सेंचुरी नंबर ऑफ मिशनरी स्कूल्स वर सेटअप ऑल ओवर द इंडिया. 19th सेंचुरी तक जो इंडिया में बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स सेटअप हो चुके थे. मैनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर ऑल्सो सेटअप बाय द मिशनरीज अटैच्ड टू देयर चर्चेज एट दीज प्लेस. और कई जो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो भी यहाँ पे सेटअप हुए थे, और इन मिशनरीज के बगल में ही क्या हुआ करते थे? इनसे चर्चेज अटैच्ड थे. नाउ व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. अब जैसे जैसे हम वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे तो उसके इफेक्ट्स क्या थे? द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम इन द मिड 19th सेंचुरी एंड डिड नॉट इंटरफेयर मच विद द लोकल मदरसाज एंड पाठशालाज. जो ब्रिटिशर्स थे वो अब किस पे फोकस कर रहे थे? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर रहे थे, और वो किन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे? मदरसाज और पाठशालाज में. However, after 1854 the company took interest in the changes it wanted to bring about in the vernacular एजुकेशन. लेकिन 1854 के बाद में कंपनी ने स्टार्ट किया इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना कि अब जो है वर्नेकुलर एजुकेशन, यानी जो लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें कई चेंजेस लाने ज़रूरी है. टू मेक इट मोर ऑर्डरली एंड सिस्टमाइज दे इम्पोज मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन. और इस चीज़ को सिस्टमाइज करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए एंड इंट्रोड्यूस रूटीन्स एंड रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन. और इसी के लिए रेगुलर इंस्टीट्यूशंस में क्या किए जाते थे? इंस्पेक्शंस किए जाते थे. सम ऑफ द पाठशालाज रेडिली एक्सेप्टेड दीज रूल्स गेनिंग गवर्नमेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स. कई पाठशालाज ने तो इनको अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि गवर्नमेंट से इनको क्या मिल रहा था? ग्रांट्स मिल रहे थे. दे नाउ हैड अ रेगुलर अटेंडेंस रोल कॉल. और अब इनके पास क्या था? रेगुलर रोल कॉल था, यानी कि इनके पास अटेंडेंस रजिस्टर्स मेंटेन हुआ करते थे. Thus many poor peasant children who could otherwise stay away from school in times of harvesting had to attend school on regular basis. तो पहले क्या हुआ करता था? जो पुअर पीजेंट्स के जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे स्कूल्स को लीव करके एब्सेंट हो सकते थे. लेकिन अब वो सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी. क्यों? क्योंकि इनकी अटेंडेंस हुआ करती थी और रेगुलर बेसिस पे इनको जाना ज़रूरी था. It was widely accepted that inability to attend school meant that the child had no interest in learning and was taken as a mark of indiscipline. अब ये माना जाने लगा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं
वो क्या है, वो स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और इसे एक इनडिसिप्लिन का मार्क माना जाता था। द एक्सेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज लिमिटेड ओनली टू द अपर एंड मिडिल क्लास, विमेंस एजुकेशन वॉज ऑल्सो नॉट एनकरेज। जितनी भी एजुकेशन अभी प्रोवाइड की जा रही थी वेस्टर्न एजुकेशन, वो सिर्फ अपर और मिडिल क्लास के लिए थी और विमेंस को भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया गया था। टीचिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्रोव द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। अब जब स्टूडेंट्स को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी तो उनका उनके ओन लैंग्वेज और कल्चर से क्या हुआ, वो उससे दूर जाते जा रहे थे। There were not many primary schools and the ones that existed did not have sufficient funds। अब बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स नहीं थे, क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा एफिशिएंट फंड्स भी नहीं थे। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड, और अब जो साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज थी वो भी नेग्लेक्ट की जा रही थी। द एडवांटेजेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडेड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न लिबरल आइडियाज सच एज डेमोक्रेसी, रैशनलिज्म एंड नेशनलिज्म। अब वेस्टर्न एजुकेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस किया गया। अब यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा था इनको? डेमोक्रेसी, रैशनलिज्म और नेशनलिज्म। इट इज़ ऑल्सो मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब जो ऐसे इंडियंस जो एजुकेटेड हैं उनके लिए एक बैरियर बना दिया गया कि आपको किस में कम्युनिकेट करना होगा, इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। दिस वॉज यूजफुल ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एज इंग्लिश ऑन बिकमिंग द कॉमन लैंग्वेज एक्टेड एज अ यूनिफाइंग फोर्स। और ये चीज़ कब काम आई? नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा काम आई, क्योंकि यहाँ पे जब सभी लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे तो उनके लिए क्या मार्क था ये? एज अ यूनिफाइंग फोर्स।